बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। असल में काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि सर स्कॉलरशिप आजकल मास्टर्स के स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप हमें जो है ना काइंडली गाइड करें। तो इंतहाई माज़रत, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना ली जाए। क्योंकि आजकल जो स्कॉलरशिप की डेट चल रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्कॉलरशिप जो है ना, उसकी डेट्स चल रही हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो है ना, इसमें हम ये देखते हैं, ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, आप गूगल कर लेंगे इसको, कोई मसला नहीं है। क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं, ये देखें, ये हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, इसमें पाकिस्तान, फ़िलिपीन, ठीक है, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो आपने वन बाय वन जिस कंट्री में भी ये स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो आपने देख लेना है कि उसकी कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है एडीबी स्कॉलरशिप। अब मैंने चाइना पे क्लिक किया, तो ये इसकी द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ये ऑफ़र कर रही है, ठीक है। कौन से प्रोग्राम में कर रही है? ये दो प्रोग्राम्स के अंदर कर रही है। पहला है अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिज़ाइन। अच्छा, इसने मज़े की बात ये है कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कौन सा प्रोग्राम है और क्या उसकी डेडलाइंस हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं जापान में, ये देखें, ये जापान आ गया। ऊपर यूनिवर्सिटी का नेम है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये एडीबी स्कॉलरशिप मौजूद है, ठीक है। कौन से प्रोग्राम का है? ये एशियन पब्लिक पॉलिसी का है। और इसकी डेट्स क्या है? सितंबर है और फेब है इसकी, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फर्दर इसकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इसका प्रोसीजर है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, इसमें ये प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये इसकी तीसरी यूनिवर्सिटी है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये लिस्ट मौजूद है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने वन बाई वन एक एक यूनिवर्सिटी को देखना है और आपने ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम, आप जिस प्रोग्राम को ढूंढ रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर है। फिर आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम की जो भी डिटेल्स हैं, अच्छा, ये हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना टेम्पलेट हो, एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट भी हो सकता है हर यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सर्च कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें, ये हमने जापान ओपन किया हुआ है। इसी तरह हम इससे नीचे जाते हैं, बाकी कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। ये न्यूजीलैंड है, ठीक हो गया। ये क्या है? ये पाकिस्तान है आपके पास, ठीक है। तो ये सिंगापुर है, ये उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो उसमें आती हैं। ये थाईलैंड है, तो ये यूएसए है, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ओपन किया है जापान को, ठीक है, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ और मैं इसको फोकस करता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो आप अपना एरिया देखेंगे डेफिनेटली। तो मैं आपको अपना एरिया बताता हूँ, क्योंकि मेरा सिविल है, तो मैं सिविल ही ढूंढता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये मौजूद है सैतामा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें ये सिविल आ गई है। अब ये मास्टर इन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका इंटेक दो है, एक अप्रैल में है, एक अक्टूबर में है। लाजमी नहीं है ये जो वेबसाइट के ऊपर डेट गिवन है यही इसकी डेट हो, ये वेरी भी हो सकती है, ठीक हो गया। इसमें जो कंसर्न पर्सन है, अगर आपको कोई मुश्किल फील हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, वेबसाइट पे चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप थोड़ा सा खुद एफर्ट किया करें। ये ईमेल यहाँ पे मौजूद है, उसके जो फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस की ईमेल है, उसको आप ईमेल करके वहाँ की डिटेल्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको ओपन किया, ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमें डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे ले आया है। ये देखें, ठीक हो गया। ये उसका इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप पहुंच गए। अभी आप जब इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने जो भी मेरे पास स्कॉलरशिप्स की मुझे पता चलता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ओपन है, तो मैं अपने हल्का अहबाब में या मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे लगा देता हूँ। तो कुछ मेरे जो स्टूडेंट हैं, कुछ जो मेरे दोस्त हैं, वो फिर वन बाई वन मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे अप्लाई करना है। भाई, लिंक दिया हुआ होता है, तो लिंक देने का मतलब यही होता है कि आप थोड़ा सा जहमत करें, उस लिंक को खोलें। हाँ, जो चीज़ समझ नहीं आती फिर आप मुझसे पूछें। अभी मैंने एक स्टेटस लगाया, एग्जैक्ट 3 मिनट के अंदर मैसेज आ गया, भाईजान हमारा एडमिशन भी करा दें, इसको कैसे अप्लाई करना है।
तो स्टेटस लगाने का मतलब भी यही होता है कि आप लोग उस स्टेटस को थोड़ा सा खोलें, उस पर टाइम स्पेंड करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, फिर आप हमारे पास आएँ या किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो हम बैठे हैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प के लिए। तो सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लिया। ये देखें, ये अभी इन्फॉर्मेशन का पेज खुल गया है। इसके अंदर इस यूनिवर्सिटी ने अपनी ए टू जी सारी रिक्वायरमेंट बताई हुई है। अब ये देखें, इसने बताया हुआ है कि ये 220, ये 24 का है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि एन एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब इसमें ये जो है ना, ये नेक्स्ट के लिए भी इन्होंने एक ही इंफॉर्मेशन पेज बनाया हुआ है। उसमें पीएचडी का भी है, उसमें एडीबी का भी है, उसमें इनका तीसरा स्कॉलरशिप कौन सा ऑफर कर रहे हैं ये लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी है, ठीक है। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो कौन सा है, वो है हमारे पास एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अच्छा, इसकी हम गाइडलाइन ये सारी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहली चीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा कौन सा है, जैंट जापान वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दो मास्टर के लिए हैं, ठीक हो गया। तो ये एक इनका मैक्स्ड होता है, जो मैक्स्ड है वो पीएचडी के लिए है, ये दो इनके लिए मास्टर्स के लिए हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ वो कहता है कि अगर आपने मास्टर में स्कॉलरशिप लेना है, ठीक है, एन एप्लीकेंट फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विद एडीबी जेएसपी स्कॉलरशिप मस्ट बी नेशनल ऑफ एन एडीबी बोरोइंग मेंबर कंट्री। अब आपका मुल्क उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये लिंक दिया गया है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका लिंक इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान आता है, डेफिनेटली पाकिस्तान आता है, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा है कि नॉट होल्ड डुअल सिटीजन शिप ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्री। अब आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक सिंपल है, ठीक है। ये इसमें कोई इशू आ गया है, ठीक हो गया। आप इसको बेहतर है कि हम इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं एक ही दफ़ा ना, डाउनलोड करके तो फिर इसको आपको डिटेल्स के साथ इसको बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि ये हो गया। अब एज भी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्री टू रिटर्न एंड वर्क होम आफ्टर 2 ईयर, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप पाकिस्तान वापस भी आएंगे, आपको ये भी इनके साथ एग्रीमेंट करना होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 2 ईयर प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आफ्टर यूनिवर्सिटी डिग्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये देखें, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती। भाई आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 से एज कम होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस हैं। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इनको समझ भी सकते हैं आप, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। हाँ, इसमें समटाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लोग पूछते हैं कि 2 ईयर हमारा एक्सपीरियंस बनता है, तो जहाँ से आपका एक्सपीरियंस बनता है मेरे भाई, वहाँ से आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है, ठीक है। वहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटी है, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर आपने फील्ड में जॉब की है, तो वहाँ से आपको ऑफिशियली आपको एक लेटर बनवाना है जहाँ पे स्टैंप और साइन दोनों चीज़ें मौजूद हों, ठीक है। अच्छा, ये उसमें गाइडलाइंस हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सारी आपने वन बाई वन देख लेनी है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते रहें, हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। अब ये जो है दूसरा, जायंट जापान वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का है। इसकी फिर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है, इसमें हैव 3 ईयर और मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें फिर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इसमें आई थिंक के एज का भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। तो ये भी गाइडलाइंस आपने क्या करनी है, ये भी आपने देख लेनी है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडीपी स्कॉलरशिप की, जो जो कि अभी चल रहा है, जिसकी आई थिंक सैतामा में लास्ट डेट 30 जून है, ठीक है। तो हम ये वाली गाइडलाइंस हमने देख ली, समझ ली, हमें आइडिया हो गया इसका। अब आप आगे आएँ, इसमें ये कह रहा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है, कि जिस लैब में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इसकी डेडलाइंस कौन सी हैं, ठीक है। कि प्रोग्राम की अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन की, वो क्या है, 30 जून है। 30 जून से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। 8 दिसंबर को वो क्या होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, शार्ट लिस्ट जो होंगे कैंडिडेट। और 15 मार्च को ये क्या होगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होंगे वो उनका बता देंगे आपको। और जो प्रोग्राम ऑफिशियली तौर पे आप जापान में जाके क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वो 10 अप्रैल को आप वहीं पे होंगे इंशाल्लाह, अगर आपका हो जाता है। तो अगली चीज़ है ये जायंट जापान है,
ये उसकी डेट्स गिवन है, ये तकरीबन दिसंबर में चलता होता है, दिसंबर में आएगा। और इसकी जो ऑफिशियली तौर पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो 28 सितंबर 2024 को होगा, ठीक है। अब इसने ये नीचे बाकी चीज़ें बता दी हैं कि अगर आप सेल्फ फंडेड हैं, आप खुद पे कर रहे हैं मतलब अपना, तो उसकी डेट्स ये हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने गाइडलाइन समझ ली कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, पहली चीज़, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में कहता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ए। अब एप्लीकेशन फॉर्म ए देख लेते हैं हम कौन सा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ए, ये एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे उसने गिवन है, ठीक है। अब इसको आपने कंप्लीटली फिल करना है, ठीक है ना। ये मैं बता देता हूँ आपको इसको कैसे फिल करना है। वैसे इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अपना बायोडाटा, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है। ये देखें, ये एप्लीकेंट नेम, उसका नेशनैलिटी उसकी, ठीक हो गया। एप्लीकेंट फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी फिल डिजिटली, मतलब आपने पेंसिल से इसको फिल नहीं करना बल्कि लैपटॉप के अंदर ही फिल करना है आपने। और ये चेक लिस्ट है, इनको भी आपने वो करना है, ठीक है। ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इनको भी आपने टिक कर देना है कि जो जो चीज़ें मांगी हुई हैं हमने कर दी हैं, ठीक है। ये जर्नली वो वैसे ही पूछ रहे हैं कि प्लीज़ चेक फ्रॉम बिलो हाउ यू हेयर्ड अबाउट अस, आपने कहाँ से सुना है। अगर तो आपने मुझसे सुना है तो आप भी येंगे, मैं आपका टीचर हूँ तो आप टीचर डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया कि आपका नेम क्या है, नेशनैलिटी, एज। आप ये सिंपल है, इसमें कोई अपना एड्रेस जैसे एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपने फिल करना है। अब यहाँ पे मेजर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपने दो देनी है, ठीक है। मतलब ये देखें, यहाँ पे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म देखा था तो यहाँ पे एट द एंड उसने ना लिस्ट दी है प्रोफेसर्स की, ये देखें। तो इट मीन्स यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल भी हो रही है, कंक्रीट इंजीनियरिंग। ये मतलब हो गए आपके पास प्रोफेसरों की लिस्ट है, ये देखें, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये इन्वायरमेंटल का प्रोफेसर है, ठीक हो गया। ये जो है, ये फिर जियो इन्वायरमेंटल के हैं, ये कंक्रीट के हैं, स्ट्रक्चर के हैं, ये भी स्ट्रक्चर, ये अर्थक्वेक के हैं, ये रिवर के हो गए, ये जियो टेक्निकल के हो गए। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया है कि ये स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स भी है, रिवर, और यहाँ पे जियो टेक्निकल लैब भी है। तो जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी देनी है कि आप पहली लैब कौन सी चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं हाइड्रोलिक्स चूज़ कर रहा हूँ, तो ए में आपने लिखना है मेजर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, रिवर इंजीनियरिंग लिखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपने दूसरा कौन सा देना है वो भी आप अपना चूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। डिग्री अप्लाइंग फॉर, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मास्टर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे पूछता है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप, अप्लाइंग फॉर एडमिशन विद स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब ये जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी अपनी है तो वो आपने बताना है जो भी है, ठीक है। अगर इसमें कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने लिखना है, यहाँ पे आपने उस एम्प्लॉयर का नेम, पोजीशन लिखनी है, किस पोजीशन पे थे, एग्जैक्ट जो आपकी एक्सपीरियंस लेटर पे हो वही डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया आपके 2 साल एक कंपनी में है, साल एक में है, और 3 साल एक में है, तो आपने एंड पे कमुलेटिव बताना है कि आपका कितना 8 साल है, जितना भी है। अच्छा, हम अमूमी तौर पे गलती करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे फिल किया कि 1 साल 1 माह, अगले में मैंने लिखा 1 साल फिर 3 माह। तो आपने जब टोटल काउंट करना है, अगर वो 8 साल 6 महीने 18 दिन बनते हैं सपोज, या 8 साल 6 महीने बनते हैं, तो वो पूरा वैसे 6 महीने लिखने हैं साथ में। वो अमूमी तौर पे मेरी एप्लीकेशन भी जब मैंने फिल की थी तो उसमें मैंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा था, उन्होंने मुझे वापस भेजी थी कि आप इसको रिवाइज़ करें, क्योंकि आपने जो हम मैंने मंथ का ख्याल नहीं रखा था, बस ईयर कैलकुलेट करके लिख दिए। और तो आपने इस चीज़ की बड़ी केयर करनी है, ठीक हो गया। अब वो पूछ रहा है कि आपने बैचलर्स कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, कितनी सीजीपीए थी, कितना रैंक था। ये जो भी चीज़ें आप ऑनेस्टली अपनी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये लिखेंगे। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशंसी आप अपना अपने आप को एवेलुएट करें कि कितनी है, ठीक है। आइट्स और टाफेल आपका नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आइट्स मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बाकी ये अगर कोई आपकी अचीवमेंट स्किल्स पब्लिकेशन है ये आप लिख देंगे। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल इन जापान और अदर कंट्रीज दैट यू आर अप्लाइंग, आप यहाँ पे बताएंगे कि आप जापान के अलावा एडीपी के लिए और किसी मुल्क में तो अप्लाई नहीं कर रहे तो आप एन ए लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने 2 लोगों के नाम लिखने हैं, ठीक है, जो आपकी एवेल्युएशन के लिए दें। मतलब आपका कोई प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है, आपका कोई एक एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी आपको एज ए रेफरी, आपका एज ए रेफरेंस आप उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना
आई यहाँ पे साइन करने हैं, ठीक हो गया कि आपने अपने साइन करने हैं, डेट आ गई यहाँ पे। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेशनैलिटी, आपने अपना नाम लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है। यहाँ पे नेम ऑफ रिकमेंडर, सपोज अगर आप मुझसे लेटर बनवा रहे हैं, किसी से बनवा रहे हैं, तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस सारा उससे फिल करवाएंगे, और ये नीचे एवेल्युएशन वो खुद करेगा आपकी, ठीक हो गया, कि आप आउटस्टैंडिंग थे, एक्सीलेंट थे, गुड थे, वो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर और ये चीज़ें करके, तो ये दूसरा लेटर हो गया। ये भी इसी तरह अपने किसी प्रोफेसर लेवल के बंदे से उसका एंड पे साइन स्टैंप दोनों चीज़ें करनी है। अमूमी तौर पे ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि नहीं जी, आप रिकमेंडेशन लेटर फिल करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ भेज दें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं नहीं, ये जाके आप अपने टीचर को दें, और आपका टीचर इसको फिल करे, साइन करे, अपनी स्टैंप लगाए, और उसको इन्वेलप के अंदर बंद करके उसकी सील के ऊपर अपने साइन करे दोबारा। मीन्स के आपको पता ही ना हो कि आपके टीचर ने आपके बारे क्या कमेंट्स दिए हैं, ये ब्लाइंडली होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आप देख लेंगे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये ऐसे ही होगा कि आपने उसको सील करके अपने प्रोफेसर को कहना है, अपनी स्टैंप लगाए सील के ऊपर और साइन करें, फिर आपने भेजना है, ठीक हो गया। ये रिकमेंडेशन लेटर क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ये फिर अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। यहाँ पे ये यूर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पास्ट, अब मोस्टली लोग लिख देते हैं यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी, आपने सपोज लिखा है बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ कह रहा है समराइज इन लेस देन 150 वर्ड्स विद ब्लैक स्पेस बिलो, ठीक है। इस डब्बे के अंदर आपने 150 वर्ड के अंदर अंदर राइट इन डिटेल एट लीस्ट 600 वर्ड अंडर फॉर्म सी 2 of 4। अब ये अगले में जाके आपने इसकी 2 of 4 यहाँ पे आके आपने डिटेल्स लिखनी है इसकी, ठीक है। एक गलती आप अमूमी तौर पे स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पे आप ये लिखते हैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे उसके आप सब्जेक्ट्स लिख दें, जो जो सब्जेक्ट्स मेन आपने पढ़े हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे आप अपने जो थीसिस का टाइटल था, रिसर्च टाइटल था, उसको ऐड कर दें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगला है कि यूर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी। अब ये भी यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे सिर्फ उसका टाइटल लिखें आप, 150 वर्ड से अगर कम कह रहा है, ठीक है। राइट इन डिटेल, अब अगली उसकी जो डिटेल है वो आपने 3 पेज पे जाके सी में करना है। ये 3 पेज कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये वही चीज़ दोबारा पूछ रहा है, यूर फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ प्लेजरिज्म। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ना गूगल से उठाई और चैट जीपीटी से उठाई और चीज़ें यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो तो बिल्कुल आप समझे, आप पहले स्टेप पे ही आपकी पहली एवेलुएशन आगे जाएगी नहीं एप्लीकेशन, ठीक है। जो चीज़ लिखें आप बिल्कुल ना घबराएं। आप कहते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यही चीज़ होगी जो आपको आगे ले जाएगी अगर आप खुद फेल करेंगे इसको, पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी आप लिखते हैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आप लिखें यहाँ पे थीसिस टाइटल। थीसिस टाइटल में उसकी अपनी एब्स्ट्रैक्ट लिख दें, उसकी समरी लिख दें कि जी ये मैंने किया, ये मेथडोलॉजी थी। पहले इंट्रोडक्शन बताएं उसका, ठीक है, शार्ट सा, कि 600 वर्ड के अंदर 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 होना चाहिए। फिर आप बताएं, मतलब एक पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं उसको आप। आपने अपने फील्ड ऑफ स्टडी को, अपनी रिसर्च को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। जो भी आपके उसमें रिजल्ट थे वो भी आपने एंड पे बता देने। ये है यूर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन की जान है, ठीक है। अब आप इसको कैसे फिल करेंगे, यूर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी। इसमें आपने ये देखना है कि आपने ऊपर किस प्रोफेसर का किस लैब का लिखा था। फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन ए में लिखा था स्ट्रक्चर डायनामिक्स, ऑप्शन बी में आपने लिखा था रिवर इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप प्रपोज्ड प्लान देंगे अपना, इसमें तो वो आपने कोशिश करनी है उसी लैब से रेलिवेंट। ऐसा ना हो कि आपने उधर लिखा है स्ट्रक्चर और दूसरा लिखा है आपने रिवर, यहाँ पे आप प्रपोज प्लान दे रहे हो जियो टेक्निकल का, ठीक है। तो आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल आपने ये रिवर लिखा है, ठीक है, इसका लिखा है आपने ऑप्शन ए में, तो आपने इस प्रोफेसर का नाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख के देखना है कि इसने पिछले 2-3 साल में कौन से पेपर पब्लिश किए हैं। फॉर एग्जांपल इसने पब्लिश किए हैं फ्लड और सुनामी कंट्रोल पे, और इसने पब्लिश किए हैं पेपर वेजिटेशन पे, इसने पब्लिश किए हैं पेपर एम्बैंकमेंट फेलियर पे। तो आपने उसका पेपर पढ़ना है, उसी से रेलिवेंट आपने यहाँ पे चीज़ें डालनी है। अब प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी में सबसे पहले आपने बताना है टाइटल, ठीक है, एक अपना कोई भी टाइटल आप दे दें। उसके बाद छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन देना है कि जी फ्लड एंड सुनामी ये चीज़ होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, ठीक है। जब ये इनलैंड सुनामी या फ्लड्स वगैरह आते हैं तो ओवर टॉपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। इंट्रोडक्शन दे दिया आपने 4-5 लाइन्स में, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने देना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आप
किस वजह से, आप किस वजह से, आपकी मोटिवेशन क्या है। फिर आप बताएंगे कि इस वक्त ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने एरिया से रेलिवेंट दे सकते हैं। तो आपने बताना है कि फ्लड बहुत ज़्यादा आए हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आल दो ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि एम्बैंकमेंट या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फेल हो रहे हैं। तो इसको हमने कंट्रोल करने के लिए एक नया मेथड सजेस्ट किया है। फिर आप वहाँ पे अपनी मेथडोलॉजी बताएं तीसरे नंबर पे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, और तीसरे नंबर पे मेथडोलॉजी बताएं कि हम किस तरह इस काम को करेंगे। चौथे नंबर पे आप इसका प्लान बताएं कि कितने अरसे के अंदर आप इसको करेंगे। मतलब एक किस्म की रिसर्च प्रपोजल आपको नेट पे भी मिल जाएगी, या आप कहेंगे तो मैं भी आपको सैंपल दे सकता हूँ, ठीक है। ये आपने खुद लिखना है, किसी से नहीं पूछना। अमूमी तौर पे अभी मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल भी आई है, मैसेज भी आया है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे आप जाके एमएस करें तो एमएस ऐसे नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी वहाँ जाके। तो अभी से बेहतर है आप उनका एक रिसर्च पेपर देख लें, तो आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये आपने कर लिया। अगला है यहाँ पे, ये देखें, इन योर ओपिनियन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इशू शुड बी एड्रेस्ड इन योर लोकल कम्युनिटी। अब वो ये पूछ रहा है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, अब ये बताएं। जस्टिफाई योर चॉइस, रोल फॉर योर सेल्फ। अब यहाँ पे बताएं, अब प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। नेट से अगर आप हेल्प आउट ले भी रहे हैं तो उसको खुद आप लिखें, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये आपने उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल से हेल्प लेके उसको आपने एज इट इज़ नहीं लिखना, ठीक है। वहाँ से आपने हिंट्स उठा लेने, उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिखें, वो आपके प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। ये आपकी अपनी सीवी है कि आप इसको फिल करें, जस्ट ये आपने फिल कर लिया, ठीक है। इस पर साइन करके, ये एप्लीकेशन फॉर्म था, दैट्स इट। ये जिसकी वो बात कर रहा है, अभी यहाँ पे हम थे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लगानी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखें, ये आपने फॉर्म फिल कर लिया। एप्लीकेंट मस्ट फिल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग अवेलेबल फंक्शन ऑन द टॉप राइट ऑफ पेज 2। अब वो कहता है कि इसको इस तरह भी आपने सबमिट करना है, ठीक है। अब कॉपी, अब साथ क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया। साथ कौन सी चीज़ें लगानी है, कॉपी ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, जिसके ऊपर आपके ग्रेड्स भी मेंशन होने चाहिए, ठीक है। इन प्रीवियस अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट फ्रॉम साइंड बाई सील्ड बाई यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी की स्टैंप होनी चाहिए, जैसे वाइस चांसलर की अमूमी तौर पे होती है डिग्रीज वगैरह पे। अब कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, अच्छा ये सर्टिफिकेट डिग्री को कहते हैं, ठीक है ना। ये आप क्लियर कर लें इस बात को। अगर वो कहते हैं आपको सर्टिफिकेट दें ग्रेजुएशन का, इट मीन्स वो डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टू सील्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो थे दो ए बी, दो डिफरेंट प्रोफेसरों से जाके आप बनवाएंगे। उसको आप खाकी कलर के इन्वेलप में बंद करके, उसका मुंह बंद करके, और प्रोफेसर को कहेंगे आप उधर उसके ऊपर साइन भी करें, स्टैंप भी लगाएं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब एप्लीकेंट शुड सेंड लिंक रिकमेंडेशन लेटर। अब वो कहते हैं कि ये जो रिकमेंडेशन लेटर्स थे, उनको शुड सेंड लिंक ऑफ रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म अवेलेबल, इस पे भी आपने वो करना है, सेंड करने हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं, आप इसको लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको फिल करके वो आगे भेजने हैं, डायरेक्ट एफएसओ को इधर भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। ये जो एफएसओ की इनकी ईमेल है, अगर फ़र्ज़ किया आपको फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप इनको ईमेल करेंगे, एक ही दिन में ये आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट रिकमेंडर मस्ट सेंड रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम देयर ऑफिशियल वर्क ईमेल। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने प्रोफेसर को कहा है कि सर ये ईमेल करें, इस ईमेल के ऊपर आप भेजें मेरे लिए, मेरी फेवर में ये रिकमेंडेशन लेटर, तो जो प्रोफेसर आपका भेज रहा है वो अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजे। ये ना हो कि ऐसे कोई जनरल सी ईमेल आईडी हो और प्रोफेसर उधर से भेजे, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एसेज ऑन, अब अगली चीज़ है एसेज ऑन सिलेक्टेड टॉपिक फॉर्म सी, जो मैंने आपको कहा इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन से हैं, ये चीज़ें, वो आ गया आपका। अब रिज्यूम था एंड पे फॉर्म डी के अंदर। अब है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशंसी। ये लोग पूछते हैं यार ये क्या चीज़ है। भाई मेरे, जहाँ से आपने डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी में आप अपने एडमिन ब्लॉक में, डिपार्टमेंट में कंसर्न बंदे से बात करें, उसको कहें कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट चाहिए। सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है जो अपना डिपार्टमेंट आपको इशू करता है। नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की या चेयरमैन की स्टैंप होगी।
और उसमें लिखा होगा कि जो इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ड्यूरिंग स्टडीज़, तो वो क्या था, इंग्लिश में था। ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आती। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ये डिग्रीज हो गई, ये रिकमेंडेशन लेटर हो गए, दो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आप गिन लें दोबारा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया आपने, एक चीज़, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, दो चीज़, रिकमेंडेशन लेटर, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें कौन सी चीज़ मुश्किल है? तो ये बहुत ईजी है, आप लोग अप्लाई करें, एक यूनिवर्सिटी में ना करें, चार पांच में करें, ठीक है, क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उससे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया वो कहते हैं अब आप एम्प्लॉयमेंट हैं, आपकी जॉब है कोई, तो वो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस लेटर वगैरह या आप एनओसी वगैरह लगाएंगे। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी लगाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वो कभी पूछा जाता है कि वालदैन की इनकम सर्टिफिकेट, कभी कभी ये कहा जाता है कि आप लगाएं। अगर आपके वालदैन की इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम है, जॉब है कोई, तो वेल एंड गुड। अगर जॉब नहीं है तब भी कोई मसला नहीं, फोटो स्टेट वाले के पास सिंपल इनकम सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसको फिल करें। इवन के आप अपने इलाके में जहाँ पे रहते हैं, सिटी में नाजिम से, तहसीलदार से, यूनियन काउंसिल से, गांव में अगर रहते हैं तो वहाँ की भी स्टैंप चला दें, लगा दें, साइन करके भेज दें, तो वो आपकी इस बात पे ट्रस्ट करते हैं, कोई मसला नहीं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियली कोई ना कोई स्टैंप आप लगा दें, दैट्स एनफ, ठीक है। अच्छा, ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये इरेलीवेंट चीज़ें हैं, ये आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये देखें, ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो है तकरीबन 1,48,000 येन है, ठीक है। ये ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस, ये वो लोग, उन लोगों के लिए बताया हुआ है कि जो लोग खुद अपनी फ़ीस वगैरह पे करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अब आपने सारे जो चीज़ें कुछ समझ नहीं आती, ऑल करस्पॉन्डेंस एंड इंक्वायरीज शुड बी एड्रेस टू, अब आप इनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इनकी ईमेल एड्रेस वगैरह हर चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था, ये चीज़ें आपने फिल करनी है, 30 जून से पहले पहले आपने उनको सेंड करनी है, ठीक है। पहले उनको ईमेल कर दें आप सारी चीज़ें स्कैन करके, और उनसे आप पूछ लें कि आगे अगर कोई हार्ड कापीज़ रिक्वायर्ड हैं तो आप हार्ड कापीज़ भी उनको भेज दें। क्योंकि ये जो है ना, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट वेरी करती रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है। रिसर्च प्रपोजल हो गई, वो कॉमन है। इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर हो गए, वो कॉमन है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, वो कॉमन है। हाँ, प्रोसीजर चेंज हो सकता है, कोई कहते हैं हमें हार्ड कॉपी भेजें, कोई कहते हैं सॉफ्ट के ज़रिए अप्लाई करें, तो आपने उसी को फॉलो करना है जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया गया है चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर रिसर्च प्रपोजल आपको समझ नहीं आ रही तो हम एक और वीडियो बना देंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम हमें भी किसी ने गाइड किया था, तब भी हम पीएचडी करके वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को भी हम जितना गाइड कर सकते हैं गाइड करें, आप लोग जाएं आगे स्टडीज़ करें, अल्लाह आपको भी कामयाबियां दे। क्योंकि वो एक हज़रत इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा है कि हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रोए मंजिल ही नहीं। तो बस हम बैठे हैं, आप लोगों में से जो भी मुझे कोई क्यूरी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मैं रिस्पांस आपको नहीं कर रहा तो प्लीज़ माइंड ना किया करें, अंडरस्टैंड किया करें सिचुएशन को, हो सकता है अगला बंदा भी बिज़ी हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं फ़लाँ बंदा आपको कॉल करेगा, हमने आपका नंबर दिया है, तो आप उसको गाइड करना। तो मैं कहता हूँ यार मुझे ना बताया करो, जिसको नंबर देना हो आप दे दिया करें। वो मुझसे कोई भी पूछे, मैं जिसको जानता नहीं होता मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहे होते हैं, जिसको मैं नहीं जानता होता मैं उसको भी बगैर किसी तारुफ के मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ, क्योंकि यार ये सदका जारिया है, ठीक है ना। तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक हो गया। कोई चीज़ आपको मज़ीद समझ ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।